आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में इस मामले में सिक्किम और मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पर है। सरकार लगातार ऋण ले रही है। ऐसे में आगामी 7 साल में राज्य सरकार को हर हाल में 62% ऋण का भुगतान करना होगा। हालात ये हैं कि सरकार ने 2015-16 में जो कर्ज लिया है उसमें से 32% रकम पहले से लिए गए कर्ज को चुकाने में लगाई है। कैग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि विकट आर्थिक संकट से निपटने के लिए उसे राजस्व खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए नए उपाय तलाश करने होंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को अधिक तवज्जो देने की आवश्यकता है। खासकर सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी होंगी ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोडक्टिव बनाना होगा। खर्च कम और बचत के उपाय लागू करने होंगे, तभी प्रदेश कर्ज के जाल में फंसने से बच सकता है। हिमाचल के प्रधान महालेखाकार राम मोहन जौहरी ने कैग की रिपोर्ट के मुख्य मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। कैग रिपोर्ट के अनुसार बेशक हिमाचल का राजकोषीय घाटा कम हुआ है और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये सब राज्य सरकार के प्रयासों से नहीं हुआ है। राजकोषीय घाटा कम होने और राजस्व बढ़ने का कारण केंद्रीय मदद और राज्य के हिस्से के टैक्स शेयर में बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 से 2014-15 तक हिमाचल भारी घाटे में रहा। साल 2014-15 में प्रदेश का राजस्व घाटा 1944 करोड़ रहा, लेकिन साल 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में 31% की बढ़ोतरी की वजह से यह सरप्लस हो गया। नतीजा ये निकला कि राजकोषीय घाटा 2014-15 के आंकड़े 4300 करोड़ रुपए से कम होकर 2165 करोड़ रुपए हो गया। FRBM एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक सरकार को राजस्व घाटा 3% तक रखना होता है। केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता मिलने और कर राशि का अधिक हस्तांतरण होने से न सिर्फ राजकोषीय घाटा कम हुआ, बल्कि यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.96% तक रहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2015-16 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 23,440 करोड़ रुपए से बढ़ गई हैं। उनमें कुल 5,597 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साल 2011 से 2016 के मध्य वेतन, ब्याज के भुगतान, पेंशन और सब्सिडी पर खर्च में लगातार बढ़ोतरी की बात कही है। उक्त मतों पर साल 2011-12 के 11,027 करोड़ के मुकाबले 2015-16 में 16,511 करोड़ रुपए खर्च हुए। विकास के कार्यों पर 2014-15 के 64% के मुकाबले 2015-16 में बढ़कर 65% हो गया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चे पर भी सवाल उठाया है। रिपोर्ट में सरकार के बाजार ऋण के हिस्से में बढ़ोतरी का उल्लेख भी किया गया है कि आर्थिक स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब हमें करना क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ तो ये है कि हमें जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखना होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने जो खर्चे हैं सैलरीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, सब्सिडीज़ के ऊपर, वो कम करने पड़ेंगे। तो उसमें ये है कि आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है अब एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाने का, क्योंकि अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको मीट करने के लिए जितनी रेवेन्यू चाहिए वो बड़ा मुश्किल है। CAG के नियंत्रक ने प्रदेश सरकार को राजस्व खर्चों पर कंट्रोल करने की सलाह दी है। CAG के अनुसार केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को संजीवनी बूटी मिली है। भारी घाटे की वित्तीय स्थिति से बाहर निकलते हुए हिमाचल साल 2015-16 में 990 करोड़ के राजस्व सरप्लस की स्थिति में केंद्र की मदद और टैक्स शेयर में बढ़े हुए हिस्से के कारण ही पहुंचा है। इसके बावजूद सरकार को राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने और खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है। बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वीरभद्र सिंह को खुद राज्य की बागडोर छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सीएम वीरभद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस को अपनी
साख बचाने के लिए उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। उनका कहना था कि वीरभद्र सिंह के पास अब सिवाय सीएम पद छोड़ने के कोई और विकल्प नहीं बचा। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम वीरभद्र सिंह की दलीलें सभी पहलुओं पर खारिज हुई हैं और उसके बाद ही सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया है। उन्होंने कहा कि फुल हियरिंग के बाद ही कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। उनका कहना है कि इसी मामले में जब एजेंट LIC आनंद चौहान पिछले 8 महीने से जेल में बंद है, जबकि जिसका पैसा है वह मुख्यमंत्री सीट पर बने हुए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा उनके खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान छेड़ेगी। पिछले 5 वर्षों से श्री वीरभद्र सिंह जी अपने खिलाफ जो उनके मुकदमे थे उनको टालने का प्रयास कर रहे थे। वो अल्टीमेटली कल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। जो रिट पिटीशन FIR क्वैश करने के लिए वीरभद्र सिंह जी ने दाखिल की थी वो डिसमिस कर दी है और CBI ने अपनी जो चार्जशीट तैयार की थी, जो चालान था, वो CBI कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो जब CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो चार्जशीट बन जाए और उसकी लगभग स्क्रूटिनी हिमाचल हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हो जाए, तो नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मांग करती है कि वो स्वयं त्याग पत्र दे दें। कांग्रेस पार्टी उनको जो है त्याग पत्र जो है उनसे ले, अन्यथा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता में जन जागरण करके उनको जो है मजबूर करेगी कि वो इस्तीफा दे, अन्यथा चुनाव में जो है वो उनको बाहर का रास्ता दिखाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कनेडी चौक तक रैली निकालने के बाद संघर्ष समिति के सदस्य कनेडी चौक के पास अन्नाडेल सड़क पर बने वर्षाशालिका में आमरण अनशन पर बैठ गए। इससे पहले समिति के सदस्यों ने परिवहन के प्रबंध निदेशक से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रबंध निदेशक ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। हिमाचल पथ परिवहन प्रशिक्षण परिचालक संघर्ष समिति का कहना है कि निगम ने कौशल विकास के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण करवाया था और परिवहन की बसों में परिचालक की नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन निगम ने प्रदेश के लगभग 800 प्रशिक्षुओं को 45 दिन का प्रशिक्षण देकर मझधार में छोड़ दिया है। अब जब निगम को जरूरत होती है तो दिहाड़ी के हिसाब से कुछ परिचालकों की सेवा ले ली जाती है और फिर उन्हें बेरोजगार कर छोड़ दिया जाता है। अतः समिति ने निगम से मांग की है कि जब तक उनके लिए स्थायी नीति नहीं बनाई जाती वे आमरण अनशन जारी रखेंगे। निदेशक महोदय से हमने एक ज्ञापन देना था निदेशक महोदय को, जो उन्होंने हमें बिल्कुल भी मिलने से इनकार कर दिया है और वो बेरोजगारों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर है, वो बेरोजगारों के गुहार सुनना ही नहीं चाहते हैं। अधिकारी हमारे जो आला अधिकारी है, ये सबसे बड़े अधिकारी हमारे पास, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि हमारे जो अधिकारी महोदय है वो हमारे गरीबों की, बेरोजगारों की जो सबकी आवाज़ सुनेंगे और हमारे बारे में कोई ठोस नीति बनाने का प्रावधान करेंगे। लेकिन इनको गरीबी से कुछ लेना देना ही नहीं है, अपने आप में ठीक है। तो हमें पता लग चुका है कि अब हमें जो अनशन पर ही बैठना पड़ेगा और अनशन में हम चाहे मर जाएंगे या आत्मदाह करेंगे, हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। कब से अनशन? ये हमारा आज से शुरू है। हम विधानसभा के पास हमें स्थान मिला, हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। मेन डिमांड्स क्या है? मेन डिमांड्स हमारे लिए ठोस नीति बनाई जाए। 2015 से लेकर के हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि आप परिचालक की ट्रेनिंग करो। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ ट्रेनिंग देने वाला कौन है? हम तो सिर्फ एक परिचालक का काम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट भी कर रहे हैं। ना हमें ओवर टाइम मिलता है, ना ही हमें नाइट मिलती है, ना रोटी का पैसा मिलता है। और जबकि हमें दिहाड़ी मजदूरी मनरेगा की भी 200 रुपये है, 15 रुपये घंटे के हिसाब से हमें जो है दिहाड़ी दी जाती है 120 रुपये में, जो कि हमारे परिवार के लिए, अपने पेट पालने के लिए जो बहुत कम है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त मदन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उपचुनाव 36 भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए डिग्री कॉलेज अणु में चुनाव में तैनात 700 कर्मचारियों को एक प्रैक्टिस करवाई गई। अगला प्रशिक्षण 2 अप्रैल को रखा गया है। भोरंज उपचुनाव की अगर आप बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि भोरंज हमारी 36 भोरंज SC कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें 9 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे।
इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 इलेक्शन ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें जो है जनरल ऑब्जर्वर हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं और पुलिस ऑब्जर्वर हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी कर ली गई है। पूरे स्टाफ की एक रिहर्सल जो है वो पिछले कल कर दी गई है। अगली रिहर्सल 2 तारीख को रखी गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में पहली बार ईवीएम सहित वीवीपीएटी की सुविधा मतदाताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार जब मतदाता ईवीएम में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएंगे तो ईवीएम में प्रत्याशी के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी और बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय ईवीएम के साथ रखे हुए वीवीपीएटी के प्रिंटर पर एक पर्ची छपेगी, जो छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक वीवीपीएटी में पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी, जिसमें मतदाता द्वारा दिए गए मत का विवरण जैसे प्रत्याशी का क्रम संख्या, नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा होगा। इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपने डाले गए मत की 7 सेकंड तक पुष्टि कर सकता है। उन्होंने बताया कि 7 सेकंड के बाद संबंधित पर्ची खुद ब खुद एक डब्बे में चली जाएगी और इससे मतदाता की गोपनीयता का भी ध्यान रहेगा। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में इस बार 5 कर्मचारी तैनात होंगे। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि इस बार हिमाचल में पहली बार वीवीपैट मशीन, जिसमें वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल उसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और उससे मतदाताओं को, जब कोई मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करता है, तो जैसे ही वो बटन दबाता है तो वीवीपैट मशीन सामने रखी है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट कॉलम बना हुआ है छोटा सा, उसमें एक पर्ची उसको नजर आएगी जिसपे उस कैंडिडेट का सीरियल नंबर, उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट का जो चुनाव चिन्ह है वो उसमें 7 सेकंड के लिए नजर आएगा। उस 7 सेकंड के बाद जो वो पर्ची है वो वीवीपैट मशीन में नीचे चली जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने वोट कास्ट किया है उसको ये स्वयं पे विश्वास हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को मैंने वोट किया है वो वोट मेरा उसी को गया है। तो ये पहली बार इस बार ट्रायल बेसिस पे आगे हो रही है। पूरे 99 हमारे बूथ हैं, पूरे 99 बूथ पे जो है ये मशीन्स लग जाएंगी। इसकी FLC हो गई है और हमारी तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। टोटल 99 बूथ में से हमारे 12 बूथ जो है वो हाइपर सेंसिटिव है और 7 बूथ जो है वो सेंसिटिव है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आने वाली है इसके लिए। बाकी हमारे अपनी स्थानीय पुलिस और होमगार्ड की पूरी व्यवस्था इसके लिए कर दी गई है। तो हम इस इलेक्शन को कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं सभी मतदाताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने मतदान का अवश्य इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के लिए वोट करें। और वोट एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और थोड़ा सा वीवीपैट मशीन के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मतदाताओं की सहूलियत के लिए है। इसके बारे में हम जो है गांव-गांव जाके डिपार्टमेंट के थ्रू और पंचायतों के थ्रू लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं, विज्ञापन इसके छाप रहे हैं, पोस्टर्स इसके लगा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको इस्तेमाल करने में लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने संपत्ति को सार्वजनिक करने के मामले में खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री GS बाली पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आरोप लगाया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि अच्छा होता कि कांग्रेस के मंत्री चुनाव जीतने के बाद और मंत्री पद संभालने के बाद अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करते। सत्ता के 4.5 साल पूरा करने के बाद इस प्रकार के कदम उठाना लोगों को गुमराह करना और हास्यास्पद है। भोरंज उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को सेमीफाइनल मानती है और भोरंज में जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा के आम चुनावों में भी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का यह बयान कि भोरंज उपचुनाव सेमीफाइनल नहीं और जीत व हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, हार को सामने देख बौखलाहट है। आज जो मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना ये एक हास्यास्पद है, क्योंकि आमतौर पर संपत्ति तब सार्वजनिक की जाती है जैसे ही मंत्री बनते हैं। तो मंत्री बनने के तुरंत बाद तो संपत्ति सार्वजनिक की नहीं, आज करने का क्या औचित्य है। हाँ, अगर उसमें सार्वजनिक की होती और आज भी सार्वजनिक करते तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम था। परंतु अब जिस तरह से
सरकार के जाते जाते संपत्तियों का सार्वजनिक किया जा रहा है, ये एक गुमराह करने वाला और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला कदम है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी भोरंज उपचुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ रही है। हमारी पार्टी ने शुरू से ही इसमें अपनी रणनीति के तहत इस विधानसभा क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा, 23 ग्राम केंद्रों में बांटा, उनके प्रभारी नियुक्त किए और एक रणनीति के तहत घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का अभियान शुरू किया है, जो चल रहा है। कल से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की जनसभाएं इस विधानसभा क्षेत्र में है। सांसद अनुराग ठाकुर जी की जनसभाएं इस विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक जनसभाओं में को संबोधित करेंगे। इस तरह हमारे सभी नेता इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भारी बहुमत से जीते और आगे हमारा विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सके। रणधीर ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान पर परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर झांक लेना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं को परिवारवाद पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी का आधार ही परिवारवाद है। उनकी पार्टी एक ही परिवार से चलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंच गई। अब शादी नहीं हुई है, नहीं तो शायद अगले बच्चे के लिए भी पोस्ट तय कर दी जाती। इसलिए उस पार्टी के नेता परिवारवाद की बात करें तो मजाक बनता है। उस पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को सांसद का चुनाव लड़ाते हैं, सांसद बनाते हैं, बेटे को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, बेटे के लिए सुरक्षित सीट हिमाचल में ढूंढी जा रही है। उस पार्टी के लोग परिवारवाद की बात करें। और यहाँ तो जो नेता परिवारवाद की बात कर रहा है, उसने खुद एमपी का चुनाव लड़ाया, पत्नी को एमएलए का लड़ा दिया। दूसरों को परिवारवाद कह रहे हैं। ये क्या होता है? पति पत्नी क्या होता है? हमारे यहाँ तो श्री ईश्वर दास धीमान जी की मृत्यु हो गई, वो अब इस दुनिया में है ही। उनकी जगह उनके बेटे को टिकट देना परिवारवाद की उस परिभाषा में नहीं आता जितनी परिभाषा इनके नेताओं पर लागू। ये तो पति पत्नी दोनों एक ही समय इलेक्शन लड़ रहे थे, चाहे वीरभद्र जी और प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे आपके यहाँ के नेता हो और चाहे इनका शीर्ष नेतृत्व। इसलिए ये शायद पता नहीं अब किस तरह से बातें करें। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, जरा ये बताएं कि जो इनके नेता करते हैं या जो इन्होंने किया, क्या वो परिवारवाद के दायरे में नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान जी की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र की सेवा करने का मादा जिसके पास है, ऐसे उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे मुद्दे तभी उठाए जाते हैं जब सत्ता पक्ष वालों के पास कुछ और बोलने को नहीं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़े। उन्होंने अगर भोरंज में कुछ किया है तो उसके लिए चुनाव लड़े। वो प्रदेश की जनता को कुछ किया है उसके लिए उसके आधार पर चुनाव लड़े। जब ये सब कुछ नहीं है, उपलब्धियां शून्य है, विकास किया नहीं है, तो फिर इस तरह के बेसिक पैर के मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई जनता में असर नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमीरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित 2 दिवसीय जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हमीर भवन में हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी एडीसी बलवान चंद मंडोत्रा ने की। कार्यशाला में जिला के विभिन्न विकास खंडों के प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील चयनित 20 गांव के पंचायती राज संस्थाओं के प्रधानों, पंचायत सचिवों और शिक्षा विभाग से जुड़े अध्यापकों ने हिस्सा लिया। बलवंत चंद मंडोत्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों
पुलिस बल और गृह रक्षकों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका रहती है, वहीं आम लोगों का सहयोग भी जरूरी होता है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, शैक्षणिक व्यावसायिक संस्थानों को समय समय पर अभ्यास करने के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे खड्डों, नालों और ढलानों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को बरसात के समय होने वाली अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए सतर्क करें और ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं ताकि किसी प्रकार की जान माल की क्षति न हो सके। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में स्थित कमलाहगढ़ रियासत का सबसे मजबूत अजयगढ़ है यह मंदिर मंडी से 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजकल इस मंदिर में पहुंचने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। इस मंदिर की ऊंचाई 4500 फीट पर है। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रों के 9 दिन लंगर दिन रात बाजार कमेटी संधोल के माध्यम से चला रहता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था भी उचित रूप से की जाती है। सिद्ध बाबा कमलाहिया मंदिर के सराय के नजदीक शौचालय की व्यवस्था भी की गई है और यह सब मंदिर कमेटी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। यह जानकारी धर्मपुर भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र मंडोत्रा ने दी है। पूरे इसके साथ सम्मान के साथ बाबा की सेवा पूरे 9 दिन करते हैं और यहाँ 14 वर्षों से हम लंगर लगाते आ रहे हैं, जो कि चैत्र नवरात्रों में पूरे 9 दिन लंगर चलता है और जो भी श्रद्धालु पूरा दिन पूरी रात दिन रात लंगर करता है, जब भी जिस भी समय आएगा उसको भोजन मिलता है और लंगर का प्रसाद पूर्ण रूप से मिलता रहता है। कभी भी आज दिन तक हमारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति जो लंगर करके गया, हर व्यक्ति लंगर लेता है फिर यहाँ से जाता है। आज तक जो है आप 14 वर्षों से बाबा के चरणों में समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं। आज दिन तक जो है आपने मनोकामनाएं जो भी रखी हैं वो किस हद तक जो है वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई? मैं अपनी बात कहूँ, मैंने कभी बाबा कमलाहिया से मेरे को कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई मनोकामना मांगूँ। मैं बिल्कुल इस बाबा कमलाहिया की कृपा से बिल्कुल संपन्न खुश हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है बाबा कमलाहिया उनके ऊपर कृपा करे और उनको सबको खुशहाल बनाए और जो भी व्यक्ति यहाँ पे लंगर में कार्य करता है वो भी खुश रहे। जो लंगर मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में आते हैं और सिद्ध बाबा को श्रद्धा से 2 फूल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बाबा के श्रृंगार में सिंगी, फूलों का हार इत्यादि विशेष रहता है और नवरात्रों में भक्तों की भीड़ लगातार लगी रहती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी ने बताया कि बाबा कमलाहिया और बाबा बालकनाथ एक बार डुग्गर प्रदेश जम्मू से चलकर हिमाचल की भूमि पालमपुर से होते हुए सरकाघाट क्षेत्र में प्रवेश हुए। कमलाहगढ़ की पहाड़ियों के दर्शन से बाबा बहुत प्रभावित हुए और वहीं पर बाबा बालकनाथ पालमपुर से शहतलाई की ओर चले गए। बाबा कमलाहिया ने अपने स्थान पर एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या की धुनी रमाई, जो कि बाबा कमलाहिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि नवरात्रों में बाबा कमलाहिया के मेले भी लगते हैं। जो दुकानें यहाँ सस्ती हैं उसमें बाबा के श्रृंगार से लेकर पूजा का सामान और प्रसाद मुख्य रूप से रहता है। बाबा जी को चढ़ाने के लिए इनको क्या चढ़ाना है, इनके पास तो सब कुछ है तो दुनिया को देते हैं जी, लेकिन सच्चे मन और धन से जी अगर फूल चढ़ाए जाएं तो सबकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है जी। नंबर 2, बाकी अपनी जो इच्छा अनुसार स्व इच्छा अनुसार जो भी है उससे जो है बाबा कमलाहिया जो मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अच्छा, सेकंड रहेगा मेरा आपसे प्रश्न, बाबा को श्रृंगार जो है, बाबा का श्रृंगार कब कब किया जाता है? बाबा के श्रृंगार में जो है क्या विशेष रहता है? बाबा जी के श्रृंगार में विशेष है रुद्राक्ष की माला और सिंगी, चांदी की सिंगी गले में जी, ये बाबा जी का मेन श्रृंगार है। मेन श्रृंगार की हार जो भी है ये सब अपनी मनोइच्छा जी।
अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, बाबा कमलैया का क्या इतिहास रहा है? इतिहास हमने सुना है, बुजुर्गों से दंत कथाएं सुनी है, लिखित रूप में कोई मिला नहीं है, कहीं है नहीं यहाँ जी। तो ये 3 भाई हैं, बाबा बालकनाथ जी, बाबा कमलैया जी और बाबा बालकृष्ण जी। ये तीनों तपस्या करते करते आए थे और कहीं से इन्होंने अपने अपने स्थान जो है चुन लिए। बाबा बालकनाथ जी देवर सिंह चले गए, सागराई जी, कमलैया जी यहाँ आ गए, बाबा बालकृष्ण जी जोगिंद्रनगर में, बाकी इनके स्थान बहुत हैं। तो यहाँ एरिया ऐसा है कि यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसी रास्ते से गद्दी की बकरी चढ़ी थी, बाबा जी की शक्ति थी और बकरी आई। और ये जो आप पिंडी देख रहे हैं, पिंडी रूप जी, ये असली चीज़ ये है जो यहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ पेड़ था, पेड़ के नीचे जो थी ये पिंडी प्रकट हुई थी। और वो जो बकरी आई वो बकरी आकर के यहाँ खड़ी हो गई और अपना दूध बहा रही थी उसके पिंडी के ऊपर। तो पीछे से गद्दी भी किसी जैसे कैसे भी चढ़ा तो बकरी को लेने के लिए उसने देखा कि यहाँ बकरी एक पिंडी है और उसके ऊपर दूध खड़ी होकर गद्दी अपनी बकरी ले गया। बाद में नीचे जा करके जितना भी गाँव में संधोल से कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ संवाददाता रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।